नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एआई के बारे में जो जानकारी दूंगा, उम्मीद करता हूं उसको जानने के बाद आप लोगों को इंटरनेट पे कोई भी वीडियो या जानकारी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एआई के विषय में। ये जानकारी उन लोगों के लिए है जिनको मात्र ये जानने की रुचि है कि एआई क्या है, लेकिन अगर किसी को एआई में अपना कैरियर बनाना है तो उसको व्यवस्थित तरीके से उसकी डिग्री लेनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको एआई के बारे में बताता हूं कि एआई क्या है। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी मतलब होता है ऐसी मशीन जिसमें मानव निर्मित बुद्धि स्थापित की गई हो। जैसा कि मानव ने इसमें बुद्धि स्थापित की है, तो यहां पर जो स्थापित की हुई बुद्धि है वो मानव की बुद्धि से ज्यादा नहीं सोच सकती। उसका एक निश्चित दायरा है, उसके बाहर जाकर ये कुछ भी नहीं कर सकती, और मानव इसको एक लिमिटेड एरिया या लिमिटेड मेमोरी के हिसाब से भी चला सकता है। दोस्तों, ये एआई 4 प्रकार की होती है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने कहा है। पहली 2 प्रकार की एआई हम रोज यूज करते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है ये कि जो भविष्य में आने वाली है, ये अभी भी हम यूज कर रहे हैं। जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज करते हैं वो भी एआई का ही एक रूप है, जैसे आपका मोबाइल, टीवी। दोस्तों, ये 4 प्रकार की एआई कौन सी है? पहली है मेमोरी एआई, दूसरी है रिएक्टिंग एआई, तीसरी है ब्रेन एआई और चौथी है कॉन्शियसनेस एआई। दोस्तों, मेमोरी एआई का मतलब होता है कि इसमें जो मेमोरी है वो बहुत कम मात्रा में होती है, जैसे कि ऑटोमेटिक कार्स वगैरह। ये एक निश्चित दायरे में ही काम कर सकती है। जो इसने पहले अनुभव किया है उसी को रिकॉर्ड करती है और उसी के आधार पर अपना काम करती है। इसको मेमोरी एआई कहा जाता है। इसकी मेमोरी कम होने के कारण इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि ये पुरानी मेमोरी डिलीट कर सके और नई मेमोरी के हिसाब से, नए अनुभव के हिसाब से अपने आप को ढाल सके। दूसरी एआई होती है रिएक्टिंग एआई। जैसे आप गेम वगैरह खेलते हैं, मोबाइल में चेस वगैरह खेलते हैं, ये जो आप एक्शन लेते हैं उसका रिएक्शन कर सकती है, उसकी प्रतिक्रिया कर सकती है, पर वो भी एक निश्चित दायरे में ही होता है। जैसे एक गेम का सॉफ्टवेयर है तो वो सिर्फ गेम के अंदर ही आपको हरा सकता है या आपके साथ गेम खेल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई कर लेगा या वो कोई ऑफिसों में काम कर लेगा। जिस प्रकार से उसका निर्माण, जिस प्रकार से मेमोरी उसके अंदर डाली गई होगी, जिस प्रकार से उसके अंदर कृत्रिम बुद्धि डाली गई होगी, जिस दायरे की, उसी आधार पर वो काम करेगा। तीसरी जो एआई है जिसको ब्रेन एआई कहते हैं, ये अभी तक दुनिया में नहीं आई है। ब्रेन एआई का मतलब होता है कि हूबहू मानव के मस्तिष्क के समान एआई, जो मानव की तरह सोच ले, इसको कहते हैं ब्रेन एआई। ये अभी तक संभव नहीं हो पाया है। और चौथी प्रकार की एआई है कॉन्शियसनेस एआई। मतलब हूबहू इंसान, जैसे इंसान के अंदर भावनाएं हैं, अपने करने का जिसको अहंकार है, अपने भोगने का जिसको अहंकार है, जिसमें सुख दुख है, हर प्रकार के इमोशंस हैं, ऐसी पूरी की पूरी सेम टू सेम एआई जो है उसे कॉन्शियसनेस एआई कहा जाता है। अब ये वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि दुनिया के अंदर एक प्रचार किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है कि एआई अगर इंसान जैसा ही सोचने लग जाएगी, इंसान जैसा ही अनुभव करने लग जाएगी, तो ये पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगी, क्योंकि ये इंसानों से ज्यादा ताकतवर है। तो मैं आप लोगों को हमारे ही शास्त्रों के एक ऐसे उदाहरण, एक ऐसी कथा के द्वारा ये बताऊंगा कि एआई किस रूप में खतरनाक है और किस रूप में वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, वो कमजोर हो जाएगी। एआई का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी आया है। कहां पर आया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, इस शास्त्र का नाम है योग वशिष्ठ महारामायण। आपने रामायण तो सुनी होगी जिसमें भगवान राम का चरित्र है, लेकिन योग वशिष्ठ महारामायण के बारे में कुछ ही लोगों को पता होगा, क्योंकि जो लोग वेदांत का अध्ययन करते हैं, आध्यात्मिक जिनको रुचि है, वे ही इस शास्त्र की तरफ मुड़ते हैं। जब भगवान राम अपने गुरुकुल गए हुए थे और वहां से जब वे लौटे तो उन्हें बहुत भयंकर वैराग्य हो गया। उनका संसार में किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। उसी समय विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ के पास
भगवान राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए, क्योंकि विश्वामित्र जी खुद युद्ध नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस यज्ञ की ये शर्त थी कि क्रोध नहीं करना है, क्रोध करने से वो यज्ञ भंग हो जाएगा। क्रोध करके विश्वामित्र जी श्राप देके उन असुरों का नाश भी कर सकते थे, लेकिन वे इस कार्य को न कर सकने के कारण राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए राजा दशरथ के पास आ गए। लेकिन उस समय रामचंद्र जी उसी वैराग्य की अवस्था में थे। जब वशिष्ठ जी के कहने पर राम जी को बुलवाया गया और राम जी की वो अवस्था देखी गई, तो वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए कि बहुत ही ये तो सौभाग्य की बात है कि आपको वैराग्य हुआ है, लेकिन हम आपके वैराग्य को चेक करेंगे पहले। तो दोस्तों, इस योग वशिष्ठ महारामायण का जो पहला प्रकरण है वो वैराग्य प्रकरण है, जिसमें भगवान रामचंद्र जी अपने वैराग्य का वर्णन करते हैं। जो भी दुनिया में जितने भी माया के पदार्थ हैं उन सभी के बारे में क्रम से वो एक एक के बारे में, जैसे लक्ष्मी हो गई, राग द्वेष हो गया, क्रोध हो गया, काम हो गया, इन सभी के बारे में वो बारी बारी से वैराग्य का वर्णन करते हैं। जब वशिष्ठ जी ये चेक कर लेते हैं कि भगवान रामचंद्र जी बिल्कुल वैरागी हो चुके हैं, अब ये ब्रह्म विद्या के योग्य हो गए हैं, इनको उपदेश किया जा सकता है, तो वशिष्ठ जी अपना कथाओं का जो भी है वो सिस्टम चालू करते हैं। वेदांत के अंदर दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं, एक होते हैं सिद्धांत ग्रंथ, दूसरे होते हैं प्रक्रिया ग्रंथ। जिन लोगों को भगवान रामचंद्र जी जैसा तीव्र वैराग्य हो जाता है, उनके दिमाग में वेदांत की बात सीधा बैठ जाती है, इसलिए उनको अलग अलग कथाओं के द्वारा सिर्फ सिद्धांतिक बात जो है वो बताई जाती है। लेकिन जिन लोगों को सोचना नहीं आता, विचार करना नहीं आता भगवान रामचंद्र जी की तरह, या जिनको वैराग्य नहीं हुआ है, उनके लिए प्रक्रिया ग्रंथ है, जिसमें क्रमवार तरीके से इस सृष्टि की उत्पत्ति आदि का वर्णन किया गया है, जो कि विज्ञान का एक बहुत बड़ा विषय है, जिस पर खोज करना बाकी है आजकल के आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए। प्राचीन काल में तो खोज हो चुकी है और इस मार्ग से कई लोगों ने ज्ञान भी प्राप्त किया है। तो दोस्तों, इन्हीं कथाओं के बीच में जो वशिष्ठ जी भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए बताते हैं, एक कथा आती है जिसमें देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हो रहा था। देवताओं से लड़ने के लिए, हालांकि असुर हमेशा देवताओं से हार जाते थे, लेकिन कभी कभी वे लोग बहुत अद्भुत पराक्रम का परिचय देते थे। कई सारे असुरों के बारे में आपने सुना होगा जिनने देवताओं पर विजय भी प्राप्त की। उसका मूल कारण यह था कि देवता कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर देते थे या उनके गुणों में कहीं कमी आ जाती थी, इसलिए असुर उन पर हावी हो जाते थे और उन पर राज करने लग जाते थे। तो ऐसा ही एक प्रसंग इस कथा के बीच में भी हुआ कि असुरों ने ऐसे 3 राक्षस बनाए, जिसको आप आज के जमाने के एआई के समान ले सकते हैं। तो ये राक्षसों में क्या खूबी थी? इन राक्षसों के अंदर बिल्कुल भी अहंकार उन लोगों ने नहीं डाला, सिर्फ इतना ही डाला कि तुम्हें युद्ध करना है, और युद्ध के सारे नियम उनके अंदर डाल दिए। अब ये राक्षस जो कि बिल्कुल किसी भावना से आहत नहीं हो सकते थे, कोई भी मानवीय भावना इनके अंदर नहीं थी, ना किसी प्रकार का अहंकार था, ना कोई राग द्वेष था, तो ये इतने बलवान थे, इतना कंसंट्रेट थे कि ये जब युद्ध लड़ने जाते थे कोई भी इनसे जीत नहीं पाता था। ये हर किसी को मार देते थे, मतलब कई देवताओं का इनने संहार कर दिया। तो ये हमेशा विजय हो जा रहे थे, हमेशा जीतते जा रहे थे। तो देवता बड़े घबरा गए कि ये कौन से राक्षस आ गए जो किसी से भी नहीं हारते। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक इनसे लड़ने को, मतलब इनको लड़ना असंभव हो गया इन राक्षसों से। तब ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी खुद विचाराधीन थे, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने इस समस्या का समाधान पूछा उनसे कि क्या करें प्रभु, ये राक्षस तो बहुत ही खतरनाक हो गए हैं, इनको जीतना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये जो राक्षस है इनके अंदर अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है, इनके अंदर कर्ता भोक्तापन नहीं है, जैसा कि मनुष्यों के अंदर या दूसरे जीवों के अंदर होता है। ये बिल्कुल कंसंट्रेट है, बिल्कुल एकाग्र है, इनके अंदर एक ही बुद्धि है कि हमें युद्ध लड़ना है और जीतना है। तो माइंड डाइवर्ट ना होने के कारण ये बिल्कुल अपने काम को सटीक रूप से करते हैं, जैसा कि एक दूसरा जीव नहीं कर पाता है, जो कि वासनाओं से और इच्छाओं से बंधा हुआ है, भावनाओं से बंधा हुआ है। अगर इनको तुम्हें जीतना है तो तुम्हें इनके अंदर अहंकार डालना पड़ेगा, इनके जीतने का इनके अंदर भावनाएं डालनी पड़ेंगी जीवों की तरह, तब ये स्वयं ही हार जाएंगे। तो देवताओं को बात समझ में आ गई और देवता फिर उन राक्षसों के पास जाते हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं, बैठाते हैं और उनके अंदर अहंकार डालते हैं
जिसको हम आजकल की भाषा में जो एआई की बोला गया है ब्रेन एआई और कॉन्शियसनेस एआई, मतलब कॉन्शियसनेस उनके अंदर डाल देते हैं और इस कॉन्शियसनेस के आते ही उन लोगों के अंदर अहंकार आ जाता है कि हम तो युद्ध लड़ रहे हैं, हमने युद्ध जीते, असुर लोग खुद ही अपना सीना फुला रहे हैं, हमारी जीत को अपनी जीत बता रहे हैं, जबकि हमने सारे के सारे युद्ध लड़े हैं। तो इस प्रकार से अहंकार आते ही ये लोग कमजोर हो जाते हैं, ये लोग भी साधारण असुरों के समान हो जाते हैं, क्योंकि अब इनकी कंसंट्रेशन जो पावर थी वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से फिर देवता जब दोबारा युद्ध होता है तो इन तीनों राक्षसों का अंत कर देते हैं। इन तीनों राक्षसों का नाम था दम, ब्याल और कट। कोई भी व्यक्ति योग वशिष्ठ रामायण पढ़ेगा तो वहां पर उसको एक कथा मिलेगी। तो दोस्तों ये कथा मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये एज टू एज एआई की जैसी ही है। जिस प्रकार से एआई का निर्माण मनुष्य ने क्यों किया, क्योंकि मनुष्य जहां पर कमजोर पड़ जाता है, जहां पर उसकी सटीकता कमजोर पड़ जाती है, जहां पर उसकी भावनाओं के कारण वो गलती कर सकता है, तो उसे आवश्यकता पड़ी एआई की, मशीनों की। क्योंकि मनुष्य के पास इतना शारीरिक बल, इतना बुद्धि बल नहीं है या इतना मनोबल नहीं है कि वो हमेशा कंसंट्रेट रह सके या हर कार्य को कर सके, इसलिए उसे मशीनों पर निर्भर होना पड़ता है। प्राचीन काल में मनुष्य साधना, ध्यान के द्वारा अपने मन को वश में कर लेते थे, अपनी इच्छाओं वासनाओं कम कर लेते थे, इसलिए उनके अंदर ऐसी ऐसी योग्यताएं विकसित हो जाती थी जिसके कारण उन्हें एआई जैसी मशीनों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी और ना वो मशीनें उन पर हावी हो पाई जैसे कि आजकल के मानवों के ऊपर हो गई हैं। तो जो कॉन्शियसनेस एआई है और जो ब्रेन एआई है, इस रूप में उन राक्षसों की तरह ही ये बिल्कुल ही कमजोर है। ब्रेन एआई और कॉन्शियसनेस एआई के बारे में जो प्रचार किया जा रहा है कि ये एआई पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा क्योंकि मनुष्य की तरह ही सोचने लगेगा और ताकत उसकी उतनी ही देखी जा रही है जितनी कि उसकी अभी है, तो ये बिल्कुल भ्रम है। क्योंकि जैसे ही उसके अंदर ऐसी कॉन्शियसनेस आएगी जैसे मानवों के अंदर है, वैसी ही भावनाएं आ जाएंगी, वैसा ही अहंकार आ जाएगा, तो वो भी मनुष्यों की तरह कमजोर हो जाएगा। क्योंकि हमको मशीनों की जरूरत पड़ी तो वो खुद मनुष्य हो जाने के बाद उसको भी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें और हमें फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हमारी जो कमजोरी है वो हमारी मन की चंचलता ही है, हमारी भावनाएं ही हैं। आपने सुना होगा प्राचीन काल में योगियों के अंदर बहुत सारी शक्ति होती थी। ये शक्ति उनके अंदर कैसे आती थी? एकाग्रता के कारण, मन की चंचलता को हटाने के कारण। उनके अंदर कोई भावनाएं नहीं होती थी, सारी भावनाओं को वो शांत कर देते थे, सारी इच्छाओं को वो शांत कर देते थे, तो उनका मन एकाग्र हो जाता था और वो जो भी कार्य करना चाहते थे पूरा विल पावर के साथ, संकल्प शक्ति के साथ उस कार्य को करते थे और उनके पास कई सारी सिद्धियां भी आ जाती थी। जैसे एक मनुष्य आकाश में नहीं उड़ सकता लेकिन एक प्लेन उड़ सकता है, क्योंकि प्लेन कंसंट्रेट है, उसको एक ही संदेश मिला है कि तुझे उड़ना है, दूसरी कोई इच्छा वासना नहीं। एक रेडियो बराबर कोई भी संदेश को पकड़ लेता है, आपको न्यूज सुना देता है। एक टीवी बराबर सिग्नल को पकड़ लेता है, आपको सारे दृश्य दिखा देता है, लेकिन मनुष्य वो नहीं कर पाता है। जबकि आपने सुना होगा प्राचीन काल में कई सारे मनुष्य यहाँ बैठे बैठे दूर दूर के दृश्य देख लेते थे और बहुत सारी बातें सुन लेते थे दूर दूर की, ऐसी सिद्धियां होती थी। ये कैसे होता था? ये सारा का सारा खेल दोस्तों एकाग्रता का ही है, कंसंट्रेशन का ही है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में ये बता दिया कि जो एआई है वो अपने पहले दो रूपों में, जो कि मेमोरी एआई है और रिएक्टिंग एआई है, इसी रूप में खतरनाक है। इसी रूप में अगर ये टेक्नोलॉजी से बढ़ जाता है, अगर मानव इस पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है, तो कोई दुष्ट मानव, जो बदमाश लोग हैं, वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, जैसा कि आजकल कर ही रहे हैं। जैसे हैकर लोग करते हैं या दूसरे जो बदमाश लोग हैं गलत काम के लिए जो भी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो सभी, लेकिन मनुष्य उसके पीछे चाहिए एआई के। ऐसा नहीं है कि एआई खुद ही दुनिया को कब्जे में कर लेगा। तो अगर आपको एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और एआई से आप समाज से दूर हट नहीं सकते हैं। अगर किसी को इस दौड़ के अंदर ये सोचना है या वो सोच रहा हो कि मुझे बहुत खतरा है, एआई का जमाना आ गया है, एआई उस पर कब्जा कर लेगा, तो उसके लिए एआई को समझना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, तो एआई हम पर हावी नहीं हो पाएगा। और तीसरे और चौथे रूप में तो ये बिल्कुल निष्क्रिय है। जैसा कि हम मनुष्य कमजोर पड़ जाते हैं, ऐसे ही ये भी कमजोर हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग एआई को बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में आज जो मैंने आपको वीडियो बना के बताया है समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखकर कोई भी साधारण से साधारण आदमी भी एआई के बारे में समझ जाएगा, जिसको कोई भी अक्षर का ज्ञान नहीं है, जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है।
तो ऐसे ही बहुत सारी रोचक जानकारियों के साथ मैं आप लोगों के सामने आता रहूंगा। शास्त्रों से, इधर उधर से जहां भी मुझे तर्क मिलेंगे, जो भी बातें इस दुनिया में घटेंगी, जो भी घटनाएं होंगी, उनके बारे में हम लोग तर्क वितर्क करेंगे। आप लोग अपने विचार कमेंट में बता सकते हैं कैसी लगी आपको मेरी ये बातें। क्या आपको इन बातों में कोई तर्क लगा, कोई सिद्धांत लगा? तो आप अवश्य कमेंट करिएगा, मैं आपके प्रश्नों के जरूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।